Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoom शिक्षा। I am दिव्या शर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी पार्ट 16 को कवर कर दिया है, तो आज हमारा जो ये पार्ट है वो पार्ट 17 है। आई होप कि आपने पहले की वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आप पार्ट 16 को पहले देख सकते हैं और फिर इसी के साथ आप आगे की वीडियोज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जूम शिक्षा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ आइए पार्ट 17 को स्टार्ट करते हैं और अपनी आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं। जो हमारा आज का पार्ट है 17 वो चैप्टर 6 से रिलेटेड है, विच नेम इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और जिसमें आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, फेलियर ऑफ द रिवोल्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट। जो पार्ट 15 एंड 16 है वो हमारा चैप्टर 6 से ही रिलेटेड है, यानी कि इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो पार्ट 15 और 16 में कवर हो चुके हैं और बाकी के ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो इसी के साथ पार्ट 17 में हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ द सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण यानी कि रीजंस क्या क्या रहे थे, साथ ही साथ वहाँ पे जो मेन सेंटर्स थे उनके लीडर्स कौन थे वो भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। तो इसी के साथ ब्रिटिशर्स को अंदाज़ा हो गया था कि इंडियंस के पास कितनी पावर थी, यानी कि वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो कुछ भी करके इस रिवोल्ट को दबाना चाहते थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ये रिवोल्ट जो है आगे बढ़े। तो इसलिए वो इस रिवोल्ट को ख़त्म करना चाहते थे और उन्होंने इंडिया में न्यू लॉज को पास किया और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में दोबारा से ले लिया, यानी कि दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन सितंबर 1857। यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर दिल्ली को ले लिया, साथ ही साथ उन्होंने बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया और इसी के साथ उनको रंगून भी भेज दिया गया और रंगून में जाके यानी कि रंगून जेल में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है नवंबर 1862 में। अब बात आती है लखनऊ में, यानी कि लखनऊ अवध में क्या होता है। ऐसा ही होता है जैसा दिल्ली में हुआ, ब्रिटिशर्स ने लखनऊ को भी अपने कब्जे में ले लिया। जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो फोर्सेस के जो चीफ थे यानी कि कमांडर इन चीफ थे कॉलिन कैम्पबेल, इन्होंने गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से लखनऊ में इस रिवोल्ट को दबाना चाहा। बेसिकली जो गोरखा रेजिमेंट थे वो नेपाल के एक सोल्जर्स का ग्रुप था, तो कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से लखनऊ में इस रिवोल्ट को दबा दिया। अब बात आती है कि कानपुर में क्या हो रहा था। कानपुर को भी ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया था इन दिसंबर 1858। बेगम हजरत महल एंड नाना साहिब एस्केप्ड टू नेपाल। तांत्या टोपे जॉइंड द फोर्सेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, यानी कि तांत्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से बिलोंग करती थी उनको ज्वाइन कर लिया था और इसी के साथ ब्रिटिशर्स ने झांसी को भी अपने कब्जे में ले लिया था इन अप्रैल 1852 और रानी लक्ष्मीबाई साथ ही साथ तांत्या टोपे मार्च टुवर्ड ग्वालियर, यानी कि वो ग्वालियर की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन ग्वालियर भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया जून 1858 में और रानी लक्ष्मीबाई इसी के साथ लड़ती हुई उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ तांत्या टोपे को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इसी के साथ खान बहादुर खान, बख्त खान, कुंवर सिंह ऑल्सो डाइड आफ्टर पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, यानी कि वो लड़ते लड़ते ही उनकी इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को दबाया। साथ ही साथ जो इंडियन स्टेट्स थे जहाँ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उन स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि क्या कारण रहे होंगे कि ये रिवोल्ट जो है फेल हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
बेसिकली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो एक कॉमन पीपल्स के द्वारा चलाया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो रिवोल्ट है वो लोकलाइज था, वो पूरी कंट्री के पार्ट्स में नहीं फैला हुआ था, और ना ही यानी कि इस रिवोल्ट को सपोर्ट मिल रहा था जो कि पीपल की क्लासेस है उन सब से। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो एजुकेशन क्लास थी यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 ज्वाइन नहीं किया था, यानी कि जो एजुकेशन सेक्शन था उसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन नहीं किया था। और ये भी माना जाता है कि जो आर्मीज़ थी बॉम्बे की एंड मद्रास की वो लॉयल रहे थे ब्रिटिशर्स के, यानी कि कुछ लोगों ने ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था ना कि इंडियंस का। और ऐसा भी माना जाता है कि मैनी इंडियन रूलर्स हेल्प ब्रिटिश इन सुप्रेसिंग द रिवोल्ट, यानी कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने भी हेल्प करी ब्रिटिशर्स की कि वो इस रिवोल्ट को दबा सके। तो ये पहला कारण था जिसके कारण ये रिवोल्ट है वो फेल हो गया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो रिबेल्स थे यानी कि इंडिया के, वो बहुत ही ब्रेव तरीके से लड़ रहे थे, बट उनके जो रिसोर्सेज थे वो कंपनी के रिसोर्सेज से मैच नहीं कर रहे थे। यानी कि एक तरह से ये माना जा सकता है कि जो कंपनी के रिसोर्सेज थे वो मोर पावरफुल थे रेदर देन इंडियन रिसोर्सेज, तो वो उनसे कंपैरिजन नहीं कर पाए। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके कारण भी फेलियर रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि द रिबेल्स लेक्ड प्रॉपर लीडरशिप, यानी कि एक प्रॉपर लीडर नहीं था जो एक इस रिवोल्ट को लीड कर सके, यानी कि उनके पास एक प्रॉपर लीडर नहीं था, लीडरशिप नहीं थी जो इस रिवोल्ट को चला सके। तो ये भी माना जाता है कि इसके कारण भी ये रिवोल्ट जो है फेल हो गया होगा। जो मेन सेंटर्स के लीडर थे वो बेसिकली अपने गेन के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए लड़ रहे थे, वो पूरे इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे थे कि उन्हें सब के लिए लड़ना है, वो अपने पर्सनल गेन के लिए लड़ रहे थे, नॉट फॉर द होल कंट्री। दे फेल टू लीड देयर आर्मीज इन एन इफेक्टिव मैनर। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि द रिबेल्स लेक्ड एक्सपीरियंस, आइडियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी कि ना तो उनके पास एक्सपीरियंस था, ना ही एक आइडियोलॉजी थी, ना ही मैनेजमेंट था, जो कि फेलियर का कारण रहता है। एंड दे हैड नो आइडिया हाउ टू प्रोटेक्ट द कैप्चर्ड स्टेट्स, यानी कि जो कैप्चर्ड स्टेट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सो दे वर सून रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो इसी के लिए, इसी के साथ हमने पढ़ा कि क्या क्या रीजंस रहे होंगे जिनके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि इस रिवोल्ट के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं ब्रिटिशर्स पे भी, साथ ही साथ इंडियंस पे भी। तो चलिए एक एक करके हम इन इम्पैक्ट्स को भी पढ़ते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज पास्ड, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि 1858 का है वो पास हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो पावर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं किसको, ब्रिटिश क्राउन को। यानी कि ये माना जाता है कि ए ब्रिटिश मेंबर वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ही वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। द सेक्रेटरी वाज टू बी असिस्टेड बाय एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। दिस काउंसिल वाज टू बी कॉल्ड टू इंडियन काउंसिल। और ये भी माना जाता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो अब वायसराय बन चुके थे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसराय की उपाधि से जाना जाएगा। एंड ही वाज टू बी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी कि ये ब्रिटिश क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा कहाँ पे, इंडिया में। सेकेंड पॉइंट इज द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861 वॉज पास्ड। बेसिकली इस सर्विस एक्ट में ये होता है कि जो एंट्री होती है इंडियंस की, यानी कि सिविल सर्विसेज में, वो एंट्री उनको परमिशंस दे दी जाती है, यानी कि जो इंडियंस हैं वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एक एनुअली एक एग्ज़ाम होगा जो कि लंदन में होगा, उसमें इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अवर थर्ड पॉइंट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वॉज ऑल्सो पास्ड। It aimed at associating more Indians in the act of legislation so that the rulers would be aware of the feelings and sentiments of the people. And the next point is कि the Britishers realized the importance of traditions and religious in the lives of Indian, यानी कि अब इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ होने लगा था कि जो यहाँ के ट्रेडिशन है, जो यहाँ का रिलीजन है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इंडियंस की वैल्यू में। तो वो उनको ध्यान रख
रखते हुए, यानी कि ट्रेडिशन और रिलीजन को ध्यान रखते ही अब वो रूल बनाने लगे थे। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीव्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि ऐसा माना जाता है कि जो रिवोल्ट है वो इंडियन स्पोइस के द्वारा स्टार्ट हुआ था, यानी कि उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो इंडियन आर्मी जो है जिसमें इंडियन स्पोइस थे तो उसको रीऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इंडियन सोल्जर्स की जो संख्या थी आर्मी में वो कम कर दी जाती है, और इसी के साथ जो स्ट्रेंथ है यूरोपियन सोल्जर्स की वो आर्मी में बढ़ा दी जाती है। ऑल इंडियन आर्टिलरी यूनिट्स वर डिसबैंड एंड ऑल सुपीरियर पोस्ट इन द आर्मी वर नाउ रिजर्व फॉर द यूरोपियंस, यानी कि जो वैल्यू आर्मी में इंडियंस की थी अब वो यूरोपियन सोल्जर्स को दे दी जाती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो 6 है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वो कंप्लीट होता है, यानी कि इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने जूम शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैंने आपको ये आइकन दिखा रखा है जिसमें जूम शिक्षा ऑलरेडी लिखा हुआ है, साथ में जो रेड बटन है वो भी है, तो इस रेड बटन पे प्रेस करके आप जूम शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिल जाए। और अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और वहाँ पे आपको पहले के जो पार्ट्स हैं यानी कि पार्ट 16 आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।